बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। यानी कि जब भी किसी प्लांट को एनवायरनमेंट का स्ट्रेस होता है तो वो उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, या फिर एक प्लांट को कौन कौन से एनवायरमेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और उन एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के खिलाफ प्लांट के क्या डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने लगे हैं। देखें, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर चेंज आता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और स्पेशली प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे सेसाइल होते हैं। यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। देखें, हम जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, अगर वो इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम अपनी पोजीशन उस इन्वायरमेंट से चेंज करके दूसरे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं। लेकिन जब हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो प्लांट कभी भी उस इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जा सकता। तो प्लांट क्या करता है, उसके खिलाफ कोई ना कोई एडजस्टमेंट करता है। अगर एडजस्टमेंट कर जाता है तो बच जाता है, अगर नहीं कर पाता तो वो फिर मर जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अच्छा, अब इन्वायरमेंटल चेंजेस से क्या क्या मुराद है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसमें एक तो लाइट आ जाती है, सेकंड टेम्परेचर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाती है, और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी और क्वालिटी आ जाती है। ये चार चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि ये चार वो चीज़ें हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, प्लांट की रिप्रोडक्शन के ऊपर और प्लांट के सर्वाइवल के ऊपर क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। देखें, स्ट्रेस को डिफाइन करने का तरीका भी यही है कि वो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो कि प्लांट की ग्रोथ के ऊपर, प्लांट की रिप्रोडक्शन के ऊपर, प्लांट के सर्वाइवल के ऊपर इफेक्ट करें, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस कहा जाता है। ये कहता है कि इन दिस कंडीशन सम प्लांट्स में डाई। इन कंडीशंस के अंदर कुछ प्लांट जो है वो बेचारे मर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। हम देख लेते हैं कि एक प्लांट को कौन कौन से इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। प्लांट को हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, प्लांट को लो टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ता है, हर्बीवोरी का या ओवर ग्रेजिंग का सामना करना पड़ता है, या बाज़ औक़ात कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उनके लिए वाटर को कंज़र्व करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, वाटर शॉर्टेज होता है, या फिर ड्रॉट कंडीशंस होती हैं। तो ये कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस हैं। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है वो है वाटर शॉर्टेज, या जिसे दूसरा हम ड्रॉट कंडीशन कहते हैं। इससे मुराद ये होता है कि प्लांट्स जिस लैंड के ऊपर, जिस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, उस ज़मीन के अंदर वाटर की शॉर्टेज है, पानी की कमी है। तो प्लांट इस स्ट्रेस को किस तरह से कोप करते हैं? तो ऐसे जितने भी प्लांट हैं ये क्या करते हैं, अपनी रूट्स को बहुत ज़्यादा वर्टिकली डीप लेके जाते हैं, ताकि ये ज़मीन के नीचे से जाके बेटर तरीके से पानी को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। देखें, एक बार इनकी बॉडी के अंदर जब पानी आ जाता है, तो वो पानी जो कि इतनी मेहनत से ये अपनी बॉडी के अंदर लाए हैं, उस पानी को इन्होंने कंजर्व करना होता है। तो कंजर्व करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको ये कम कर देते हैं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। और ये ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, स्ट्रोमेटा से होती है। तो यानी आपने याद रखना है, जब भी वाटर शॉर्टेज होती है, जब भी ड्रॉट कंडीशन होती है, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि ट्रांसपायरेशन का जो रेट है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये अगर स्टोमेटा है तो इसके लेफ्ट एंड राइट पे दो सेल लगे हुए होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और इन्हीं गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटा को ओपन रखना और स्टोमेटा को क्लोज रखना। देखें, अगर ये गार्ड सेल टर्जिड है, इनके अंदर एक पानी का प्रेशर होता है जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। अगर ये गार्ड सेल टर्जिड है तो ये स्टोमेटा खुले रहेंगे। अगर ये गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी इनसे हम टर्गर प्रेशर लॉस कर देते हैं, तो ये जो गार्ड सेल हैं ये फ्लैसिड हो जाएंगे और ये स्टोमेटा नतीजे में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो यानी कि स्टोमेटा का खुलना और स्टोमेटा का बंद होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल
की टर्जिडिटी के ऊपर। अगर गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर है, वो टर्जिड हैं, तो स्टोमेटा खुले रहेंगे। आप इससे टर्गर प्रेशर हटा दो, इनके टर्गर प्रेशर को लॉस कर दो, ये फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अच्छा, बाकी इसकी जितनी भी डिटेल है वो मैं चैप्टर नंबर 13 गैसेस सेक्शन में बता चुका हूँ। बॉटनी सेक्शन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में जाके वहां से पढ़ सकते हैं। अच्छा देखें, एक बार गार्ड सेल ने अपने टर्गर प्रेशर को लॉस कर दिया और ये स्टोमेटा क्या हो गए, बंद हो गए। अब इनको कुछ ज्यादा टाइम के लिए बंद रखना है, तो इसके लिए प्लांट क्या करते हैं, एक अदद हार्मोन बनाते हैं, एक अदद केमिकल मैसेंजर बनाते हैं, और उस मैसेंजर का नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को बंद रखने में मदद करता है, आपने याद रखना है। और ये एब्सिसिक एसिड जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पत्तों के अंदर जो सेल होते हैं ना, जिन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, इन सेलों से ये केमिकल मैसेंजर, ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और इसका काम क्या होता है कि ये स्टोमेटा को बंद रखने में क्या करता है, मदद करता है। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, इसको स्टिमुलेट वाटर खुद करता है, सही है, ये आपने याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर शॉर्टेज, जो कि प्लांट का फर्स्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस था। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस के ऊपर, जो कि है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के ऊपर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बच्चे समझते हैं बस प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, देखो जब भी प्लांट रेस्पिरेशन करेगा, और आपको पता है मोस्टली प्लांट रात को रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट जब भी रेस्पिरेशन करता है तो प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर आप ग्लूकोज को तोड़ते हो, और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। और आपको पता है ये ग्लूकोज कंप्लीट तो तब टूटेगा जब आप इसको क्या दोगे, ऑक्सीजन दोगे। तो प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब प्लांट ऐसी जगह पे रहे जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो या ऑक्सीजन कम हो, तो प्लांट क्या करते हैं, एरियल रूट्स को डेवलप करते हैं। ये नीचे आपको जो इमेज नजर आ रही है ना, वो रूट्स जो कि ग्राउंड पे होती हैं, बाहर जमीन के ऊपर होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, एरियल रूट्स कहा जाता है। या एरियल रूट्स को दूसरा एडवेंटेशियस रूट्स भी कहा जाता है, कि यानी वो रूट्स जो कि स्टेम वगैरह से निकले, रूट से ना निकले, प्लांट के किसी और रीजन से निकले जिसे स्टेम से निकले, यहाँ पे आप लोगों को नजर भी आ रही होगी। तो इन रूट्स को क्या कहा जाता है, एरियल रूट्स कहा जाता है। और जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, एरियल रूट्स डेवलप करते हैं, ताकि प्लांट को वो एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर सकें। अच्छा, उसके अलावा ये एक और जो है वो करेक्टर अडॉप्ट करते हैं, कि ये क्या करते हैं, एयर ट्यूब्यूल्स डेवलप करते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन आ रही है वो तो सिर्फ इन ऊपर वाली रूट्स तक आएगी। अब नीचे जो जमीन के अंदर जो दबी हुई रूट्स हैं, वहां पे भी तो ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो इनके पास एयर ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो इन रूट से, एरियल रूट से ऑक्सीजन को लेके जो सबमर्ज रूट्स होती हैं, यानी जो जमीन में धसी हुई होती हैं, दबी हुई होती हैं, उन रूट्स को जाके ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के स्ट्रेस को ये क्या करते हैं, प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब आपको पता है कि अगर कोई प्लांट ऐसा है जो कि ऐसे पानी के अंदर रह रहा है जहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ जब हमने हेलोफाइट पढ़े थे। बहरहाल ये हमारे पास एक ऐसा पानी है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और इस पानी के अंदर मान लेते हैं कि ये प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ पे साल्ट ज्यादा है, तो पानी इस प्लांट की बॉडी से निकल के इस साल्ट की तरफ आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था एक रूल कि जहां पे भी सोल्यूट ज्यादा होता है वहां पे सॉल्वेंट खींचा चलाता है। तो प्लांट की बॉडी से पानी निकलता जाएगा, नतीजे में इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन आपने ये भी तो देखा था प्लांट किस तरह से इस कंडीशन को कोप कर रहे थे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रूट्स, जो प्लांट की जो रूट्स होती है ना, ये एटीपी खर्च करके ये साल्ट को एब्जॉर्ब करके इन रूट्स में लेके जाते हैं, ताकि रूट्स के अंदर साल्ट की अमाउंट बढ़े और पानी यहाँ से यानी कि बाहर इन्वायरमेंट से इनकी रूट्स की तरफ बढ़े। और इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बाकी जो भी एक्सेसिव साल्ट इनकी बॉडी में आ रहा होता है या जो ये लेते हैं, वो इसको पत्तों तक पहुंचाते हैं जाइलम की मदद से। फिर पत्तों के अंदर साल्ट ग्लैंड लगे हुए होते हैं, वहां से निकाल के ये क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। देखिए, अब ये करेक्टर भी तो हर प्लांट के पास नहीं होगा ना। जिन प्लांट्स के पास ये करेक्टर होता है वो बच जाते हैं, जिनके पास नहीं होता वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ज्यादा अरसे तक वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो देखें क्या लिखा हुआ है कि साल्ट का स्ट्रेस भी ऑल प्लांट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट ज्यादा होगा वहां पे पानी क्या होगा, खींचा चला जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस होगी, यानी कि पानी जो है प्लांट की बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साल्ट ज्यादा है। तो प्लांट बेचारे किस तरह से इस कंडीशन को कोप करते हैं, एटीपी खर्च करके साल्ट को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके अपनी रूट्स में लेके जाते हैं, ताकि क्या हो, एनवायरनमेंट से पानी दोबारा इनकी बॉडी के अंदर जाए। तो ये क्या कहते हैं, इन रिजल्ट ऑफ एंड ऑस्मोसिस अलोंग वाटर
तो ये कहते हैं साल्ट अल्सो एंटर्स इनटू द बॉडी, तो जो साल्ट होता है ना वो भी इनकी बॉडी के अंदर आ जाता है क्योंकि इस पानी के अंदर साल्ट तो मौजूद है। तो प्लांट्स जैसे हमारे पास हेलोफाइट्स हैं, अब इनके पास तो साल्ट ग्लैंड मौजूद है पत्तों के अंदर, ये तो वहां पे साल्ट को स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है वो बेचारे मर जाते हैं। पत्तों के अंदर साल्ट को स्टोर करते जाते हैं, जिस तरह से वो साल्ट ग्लैंड भर जाते हैं उन पत्तों वाले, तो ये क्या करते हैं साल्ट को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीसैलिनेशन कहा जाता है। तो यानी हेलोफाइट्स का तो मसला हल है, लेकिन बाकी जो हमारे पास प्लांट है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इस कंडीशन को कोप करने में, और वो ज्यादा अरसे तक जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते, ये अभी आपने याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा प्लांट को हाई टेम्परेचर का बहुत ज्यादा एक बड़ा ही क्या होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो ये एंजाइम्स को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं, एंजाइम्स की शेप को चेंज कर देते हैं, उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देते हैं। तो नतीजे में सबस्ट्रेट जो है वो अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाता, एंजाइम्स के पास एंजाइम की एक्टिव साइट में नहीं लग पाता, और इस तरह से बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, प्लांट इस हाई टेम्परेचर को किस तरह से कोप करता है, दो तरीकों से कोप करता है। एक तो ये ट्रांसपायरेशन के रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब पानी इसकी बॉडी से एवापोरेट होता है तो आपको पता है एवापोरेशन इज द कूलिंग प्रोसेस, तो इस तरह से प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। अब ये ट्रांसपायरेशन भी कितनी करेगा, अगर ज्यादा ट्रांसपायरेशन करेगा तो अंडरस्टूड बात है इसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, ये तो बेचारा वैसे मर जाएगा। तो ये क्या करता है, कुछ हद तक ट्रांसपायरेशन करता है, उसके बाद ये क्या करता है, एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, हीट शॉक प्रोटीन। इस प्रोटीन से क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बच जाते हैं, और जो मेटाबॉलिक प्रोटीन्स होती हैं ना वो भी डीनेचर होने से बच जाती हैं। कैसे, देखिए फॉर सपोज करें कि हमारे पास ये एक एंजाइम है, अब इस एंजाइम के ऊपर ये सनलाइट की रोशनी गिर रही है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और अगर ये टेम्परेचर डायरेक्ट इस एंजाइम के ऊपर गिरेगा तो वो डायरेक्ट इसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अब ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये क्या करती है, इन एंजाइम्स के ऊपर आके इस तरह से एक चादर बिछा देती है, इस तरह से एक कवरिंग बिछा देती है। अब जब ये लाइट गिरेगी तो डायरेक्ट एंजाइम पे तो नहीं गिरेगी, पहले इस कवर पे गिरेगी, इस चादर पे, जिसको हम हीट शॉक प्रोटीन कह रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे लगेगी तो लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसके बाद एंजाइम्स तक पहुंचेगी, और एंजाइम्स फिर इतनी सी लाइट को क्या कर जाता है, ओवरकम कर जाता है। तो इस तरह से ये हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसको स्ट्रेस होता है वो होता है लो टेम्परेचर का। अब आपको पता है कि अगर लो टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, देखें ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है और ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये लिक्विफाई होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, और यहाँ से चीजों की मूवमेंट होती रहती है, इन एंड आउट होती रहती है, आइंस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, कुछ और एंजाइम्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, प्रोटीन्स आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, इस तरह से हर चीजें, बहरहाल हार्मोन्स कुछ आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, सारा सिस्टम चल रहा होता है, क्योंकि इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो मेंटेन होती है। लेकिन जब लो टेम्परेचर होता है तो होता यह है कि जो प्लांट की मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से बर्फ के टुकड़े जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब इसकी नेचर जो है वो लिक्विडफाई से क्या हो गई, सॉलिडिफाई हो गई। अब जब सॉलिडिफाई हो गई तो आप मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे आइस के क्रिस्टल बचे हुए हैं, बने हुए हैं, तो यहाँ से चीजें क्या यहाँ से इन एंड आउट मूव कर पाएंगी, तो कभी भी मूव नहीं कर पाएंगी, और इस तरह से सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमने इन आइस क्रिस्टल्स को बनने से रोकना है। हम इसको कैसे रोकते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब आपको पता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की जो नेचर है वो कौन सी नेचर होती है, वो ऑयल वाली नेचर होती है। तो ऑयल और पानी की तो वैसे आपस में नहीं लगती, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो है आइस के क्रिस्टल बनने नहीं देते। इस तरह से हम अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म भी तो हमारा फ्रीज हो सकता है, वहां पे भी तो क्रिस्टल बन सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, प्लांट क्या करता है, हमने जो फ्रक्टोज पढ़ा था ना, ये फ्रक्टोज को जमा करना शुरू कर देता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम फ्रक्टेन्स कहते हैं। और आपने याद रखना है, ये फ्रक्टेन्स क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल बनने नहीं देता। अब इसके पीछे खैर एक बड़ा मैकेनिज्म है, उसको आप छोड़ दें, बस इतना याद रखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आइस क्रिस्टल किस तरह से नहीं बनते, हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। साइटोप्लाज्म में किस तरह से नहीं बनते, हम फ्रक्टोज की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जो कि आपका एक मोनोसेक्राइड है। अब ये जमा होना शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, इस तरह से अपना पॉलीमर बना लेता है, जिसे हम फ्रक्टेन्स कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर आइस क्रिस्टल बनने नहीं देगा। अच्छा, उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के ऊपर सेल वाल भी होती है, और ये सेल वाल नॉन लिविंग होती है।
तो ये कोशिश करते हैं कि जितने भी आइस क्रिस्टल बने वो कहाँ पे बने, सेल वाल में बने, क्योंकि सेल वाल हमारी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है प्लांट की। और सेल वाल के अंदर कुछ खास जगहें होती हैं जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, कुछ छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जहाँ से चीजें क्या होती रहती हैं, एक्सचेंज। बस जस्ट यहाँ पे आइस क्रिस्टल ना बने, बाकी ओवरऑल पूरी सेल वाल में बनते रहे, हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि सेल वाल वैसे भी क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। तो इस तरह से ये लो टेम्परेचर को क्या करते हैं, कोप करते हैं। ये थ्योरी में आप लोगों को पढ़वा देता हूँ। ये कहता है इन लो टेम्परेचर लिपिड मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लूज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। अब इसकी जो फ्लूइडिटी वाली प्रॉपर्टी है ना, उसको ये लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आइस क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोल्यूट्स के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो प्लांट इस कंडीशन को किस तरह से कोप करता है, एडजस्ट करता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी ऑयल की अमाउंट को बढ़ा देता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देते। उसके अलावा सेल साइटोप्लाज्म में क्या करता है, पॉलीमर फ्रक्टोज के बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम फ्रक्टेंस कहते हैं। और ये साइटोसोल के अंदर इसकी जो ये सॉल्यूशन होती है, इसे साइटोसोल कहा जाता है, साइटोप्लाज्म की। वहां पे आइस के क्रिस्टल नहीं बनने देते। अगर आइस क्रिस्टल बनने भी होते हैं ना, तो वो कहाँ पे बनते हैं, सेल वाल में बनते हैं, क्योंकि वो नॉन लिविंग होती है। सिर्फ उन जगहों को, उन ओपनिंग्स को छोड़ के जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो है हमारे पास हर्बीवोरी का या ओवर ग्रेजिंग का। अब आपको पता है कि प्लांट जब लगे हुए होते हैं तो वहां पे एनिमल वगैरह आते हैं, हर्बीवर्स आते हैं, वो उनके ऊपर ओवर ग्रेजिंग करके उनको तबाह कर देते हैं। तो प्लांट इस कंडीशन को कैसे कोप करता है, या तो थॉर्न्स, कांटे वगैरह डेवलप कर लेता है, या कुछ ऐसे डिसटेस्टफुल, आपने देखा होगा कभी कभी हम भैंसों को, बकरियों को घास देते हैं, वो नहीं खाते क्योंकि उनको टेस्ट जो है वो नहीं मिल रहा होता जो उनका रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ ऐसे डिसटेस्टफुल जो है केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, या कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनकी वजह से हम उन्हें खा नहीं पाते, हम ना खाने पे एनिमल जो है वो मजबूर हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनका दूसरा एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी प्लांट के अंदर कोई पैथोजन का इन्फेक्शन होता है ना, तो वो जो इंजर्ड पार्ट है ना, जो इंजर्ड प्लांट का वो जो टिश्यू है, वो अलार्म की तरह काम करता है, अलार्म सब्सटेंस की तरह वो बजना शुरू हो जाता है, और प्लांट की पूरी बॉडी को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है और अलर्ट कर देता है कि मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। अब खतरा है कि ये इन्फेक्शन जो है प्लांट की पूरी बॉडी में फैल सकता है। आप अलर्ट हो जाओ, अपने अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर दो ताकि वो इन्फेक्शन जो है आगे ना बढ़ सके। तो इस तरह से हर्बीवोरी को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं इस स्ट्रेस के ऊपर, ये ओवरकम होते हैं। हमारे पास जो लास्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है वो हमारे पास है पैथोजन के खिलाफ। देखें, पहली बात तो प्लांट के ऊपर जो है बैक्टीरिया, वायरस, जो फंजाई के स्पोर्स हैं, ये इजीली क्या कर देते हैं, उनको अफेक्ट कर देते हैं, उनके ऊपर हमला कर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्लांट के अंदर बहुत सारी वायरल डिजीज होती हैं, फंगल डिजीज होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की बीमारियों के सबब बनते हैं। तो ये कहता है कि अगर प्लांट की आप एनाटॉमी को देखो, प्लांट की अगर आप कंपोजिशन को देखो, तो प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, उसे एपिडर्मल लेयर कहा जाता है। और ये प्लांट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि किसी भी इंफेक्शन को जो है ना वो लगने नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है, पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करती है, उनको अंदर आने ही नहीं देती। अब एक पैथोजन जब अंदर आ ही नहीं रहा, सेल पे एंट्री वो ले ही नहीं पा रहा, तो वो उस प्लांट को इन्फेक्ट कैसे करेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई पैथोजन अंदर आ जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी स्पोर, तो प्लांट क्या करते हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिनको फाइटोएलेक्सिन्स कहा जाता है। अब ये जितने एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस हैं, ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आया है उसके खिलाफ फाइट करते हैं और उसको ये क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये थोड़े बहुत जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इसको पढ़ें, समझें अच्छे तरीके से। जहां भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।